हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का फोकस कॉन्सेप्ट्स में। देखो, आज जिस पेपर के हम मैथ्स के सॉल्यूशंस करने जा रहे हैं, ये पेपर रहेगा टीजीटी संस्कृत मेल और 5 सितंबर 2021 की ये इवनिंग शिफ्ट है, जिसकी टाइमिंग है 4:30 से 6:30। बाकी देखो, आपको इस कंप्लीट पीडीएफ का लिंक भी दिया जा रहा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। और हम जो सॉल्व करेंगे वो मैथ्स का सेक्शन रहेगा। सीधा मैथ्स के सेक्शन पर चलते हैं। टोटल 20 क्वेश्चन रहेंगे, एक एक करके बड़े ध्यान से देखो, आपको समझना है। यहाँ से मैथ स्टार्ट हो रहा है। पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, ये टाइम एंड वर्क से है, चैन रूल कॉन्सेप्ट है। कहता है कि 1400 पुरुषों के पास एक मंदिर में 30 दिनों के लिए भोजन उपलब्ध है, लेकिन 5 दिन बाद क्या होता है कि 400 आदमी मंदिर छोड़कर चले जाते हैं। तो 400 आदमी छोड़कर चले जाएंगे ना, तो 1000 लोग बचेंगे। उन 1000 लोगों के लिए खाना कितने दिन और चलेगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। अब समझना आपको क्या है, देखो कि 1400 पुरुषों के लिए 30 दिन का खाना उपलब्ध तो था, लेकिन 5 दिन बाद 5 दिन तक इन्होंने खाया होगा खाना। तो जब ये 400 लोग छोड़ कर जा रहे हैं ना, उस टाइम पर इन 1400 लोगों के लिए 25 दिन का खाना बचा था। और अभी हमें कंपेयर करना है कि जो खाना 1400 लोगों के लिए 25 दिन का था, अब वही खाना 1000 लोगों के लिए, 400 लोगों के जाने के बाद 1000 लोग बचे, इनके लिए कितने दिन चलेगा। बाकी आप इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। 25 से ये 40 बारी कट रहा है, एक एक जीरो आप यहाँ से काट लो और 4 इसको काटेगा 35 बारी में, यानी कि अब ये खाना चलने वाला है 35 दिन। इसके बाद देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है, टाइम एंड डिस्टेंस से है। कहता है एक रेलगाड़ी 12 मिनट में 30 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अगर जो उसकी स्पीड हम 10 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़वा लें, तो समान दूरी यानी कि यही वाली दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। अब देखो, दो तरीके से सवाल को सॉल्व करने के होते हैं, मैं आपको उनमें से एक तरीका समझा देता हूँ। सबसे पहले आप इसकी स्पीड बनाओ। जैसे कि 12 मिनट में 30 किलोमीटर चलती है रेलगाड़ी, तो स्पीड का मतलब होगा यहाँ पर 1 घंटे में चला गया डिस्टेंस, और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। अगर 12 मिनट को 60 मिनट बनाना है, तो आप समझ रहे हो 5 से मल्टीप्लाई करना है। 30 को आप 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो 150 मिलता है। यानी इस ट्रेन की स्पीड पहले 150 हुआ करती थी, और 10 से बढ़ने के बाद हो जाएगी 160। अब जैसे कि देखो भाई, डिस्टेंस सेम है, तो डिस्टेंस सेम जब होता है ना, तो स्पीड और टाइम का उल्टा रेशियो बनता है। स्पीड का रेशियो आप समझ पा रहे हो, 15 और 16 बनेगा, तो टाइम का 16 और 15 बनेगा। बाकी जो 16 यूनिट आपको नज़र आ रहा है टाइम, ये हमें वैल्यू गिवन है 12 मिनट। तो 16 की वैल्यू 12 है, 12 को आप 16 से डिवाइड करते हो, आपको 1 यूनिट की वैल्यू मिलती है। और निकालनी है आपको वैल्यू 15 की है, तो आप 15 से मल्टीप्लाई करो। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, देखो 4 से ये 3 बारी कटेगा और 4 बारी, 45/4 आपको मिल रहा है। बाकी 45/4 को आप लिख सकते हो, देखो 11 सहित 1/4 मिनट, मतलब 11 मिनट तो पूरे। और ऊपर का जो जो 1/4 मिनट है ना, इसको आप सेकेंड्स में कन्वर्ट करो, 60 से मल्टीप्लाई करके आपको मिलेगा 15 सेकेंड। तो आंसर रहेगा 11 मिनट 15 सेकेंड। इसके बाद देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है, मैंसुरेशन से है। कहता है कि 18 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, मतलब ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है एक बॉक्स की। और उस बॉक्स में आपको क्या करना है, 12 सेंटीमीटर लंबाई और 7 सेंटीमीटर चौड़ाई की 12 किताबें रखनी है। और प्रत्येक किताब की क्या ऊंचाई होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। अब देखो, आपको क्या करना है, घनाभ के अंदर ना घनाभ रखना है, मतलब किताब भी घनाभ ही होता है, क्यूबॉइड। तो जो वॉल्यूम होगा इस घनाभ का, वही वॉल्यूम मिलाकर होगा इन सभी 12 किताबों का। और एक किताब का वॉल्यूम या फिर इस बक्से का जो वॉल्यूम होगा वो LBH होता है। तो आप देख पा रहे हो कि बॉक्स का जो वॉल्यूम बनेगा वो LBH से वो इतना बनेगा, और यही वॉल्यूम बराबर होगा उन 12 किताबों का मिलाकर, जिसमें से हर एक किताब का वॉल्यूम आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। लंबाई और चौड़ाई आपको दे रखी है 12 × 7, और ऊंचाई को आप मान लो h। तो बस आपको ये सॉल्व करनी है इक्वेशन, और h की वैल्यू आ जाएगी। 12 से देखो 12 कटा, 7 से आप 14 को 2 बारी काटोगे, बाकी 18 दूनी 36 होता है, और 12 इस 36 को 3 बारी में कटेगा। तो यानी कि प्रत्येक किताब की जो ऊंचाई होगी वो 3 सेंटीमीटर रहेगी।
इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है कि वर्ष 1912 में लक्षद्वीप की जनसंख्या 12,000 थी। मतलब कोई जनसंख्या 12,000 थी और 10 वर्षों के बाद पुरुषों की जनसंख्या 6% से बढ़ी है और महिलाओं की जनसंख्या बढ़ी है 10% से, और तब जाकर ये जनसंख्या इतनी हो गई। तो आपको बता रहा है 1912 में, यानी कि शुरुआत में इस 12,000 में पुरुषों की और महिलाओं की संख्या कितनी कितनी थी। अब ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, देखो आपने पहले भी ज़रूर किया होगा ऐसा क्वेश्चन, कि जैसे कि 12,000 में मेल्स भी है और फीमेल्स भी है, तो मेल्स की पॉपुलेशन बढ़ रही है देखो 6% से और फीमेल्स की पॉपुलेशन बढ़ती है 10% से। बट आप इस 10% को ना ऐसे लिखोगे 6% प्लस 4%, और इस 4% को बिल्कुल भूल ही जाओ। अब जैसे पुरुषों की जनसंख्या 6% से बढ़ती है ना, वैसे ही आपको मानना है थोड़ी देर के लिए कि महिलाओं की जनसंख्या भी 6 से ही बढ़ती है। और अगर दोनों की ही 6% से बढ़ती है तो इसका मतलब क्या होगा कि टोटल पॉपुलेशन भी 6% से ही बढ़ती है। तो हम इसको ना 6% से बढ़ा कर देखते हैं। जब 12,000 का आप 6% निकालोगे तो आपको पता चलेगा ये पॉपुलेशन 720 से बढ़ जानी चाहिए, जबकि ये पॉपुलेशन जो बड़ी है, ये पॉपुलेशन बढ़ी है देखो 982 से। 12,000 थी, 982 हो गई, तो ये कितने से बढ़ी? 982 से। और हम कितने से बढ़वा रहे हैं? 720 से। तो मतलब अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हम काउंट नहीं कर पा रहे। कितने ऐसे लोग हैं आप डिफरेंस करोगे तो आपको मिलेगा 262। और ये 262 कौन है? तो आप समझ रहे हो फीमेल्स का 4% है। अब इतनी बात देखो आपको समझ में आ गई कि फीमेल्स का 4% 262 रहेगा। और आप यहाँ से ना फीमेल्स की संख्या पता कर सकते हो। 262 को वहाँ रहने देते हैं और 4/100 इधर आकर 100/4 हो जाएगा। 4 से नंबर 25 बारी कट रहा है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ना फीमेल्स मिल जाएगी 6550। और मेल्स कितने होंगे? तो 12,000 में से आप 6550 को घटाओगे तो आपको मिलेंगे 5450। तो आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत आसान क्वेश्चन है। कहता है 720 रुपये को 3:4:5 के अनुपात में एक्स, वाई और जेड में बांटा गया। जेड ने अपने हिस्से का 20% खर्च किया, तो जेड के पास अब कितना शेष पैसा बचा? तो देखो 3, 4, 5 में आपको 720 रुपये सबसे पहले बांटने हैं। जैसे कि 3 और 4 7 और 5 12, तो यहाँ 12 की वैल्यू आपको गिवन है 720। अब मैं आपसे पूछूँ एक की वैल्यू, तो आप बोलोगे 720/12 यानी कि 60। और अगर 1 यूनिट की वैल्यू 60 है तो जेड का शेयर आप देख पा रहे हो 5 यूनिट है, यानी कि 5 गुना 60। 300 रुपये जेड के पास है और जैसे कि वो 20% खर्च कर लेता है, तो यानी कि उसके पास 80% राशि बची। तो आप 300 का 80% निकाल लो और यहाँ से आपको मिलेगा 240, कि 240 रुपये शेष बचते हैं जेड के पास। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, देखो ये भी आसान सही लग रहा है। कहता है भौमिक और कंदर्प 2 भाई हैं। भौमिक महिमा से 5 वर्ष बड़ा है और कंदर्प की आयु का महिमा से जो अनुपात है वो 3:5 है। मतलब ये जो एजेस का रेशियो है तो ये के और एम का है। बाकी देखो यहाँ से सवाल आसान हो जाता है। आपको साफ साफ बता दिया कि कंदर्प की आयु यानी के की आयु 7 वर्ष में, इसका मतलब है 7 वर्षों बाद 25 वर्ष होगी। तो आज कितनी आयु होगी? 25 में से आप 7 घटा लो, आप बोलोगे 18 साल। तो 3 जो है ना इसकी वैल्यू 18 है, एक की वैल्यू आप समझ रहे हो 6 है और 5 की वैल्यू 5 गुना 6 यानी 30 है। और अगर महिमा की एज 30 है तो भौमिक तो महीना से 5 मतलब महिमा से 5 वर्ष बड़ा है, तो भौमिक की आयु रही 35 वर्ष। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, डीआई का क्वेश्चन है और मोटा मोटा जो आपको डाटा यहाँ बता रखा है वो ये है कि कुल छात्र 13,000 है और किस फील्ड में मतलब वो है आपको दर्शा रखा है। आपसे पूछा है कंप्यूटर विज्ञान और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स, इन दोनों छात्रों की संख्या का क्या अंतर है? तो ये अंतर ना देखो आप पहले परसेंटेज में बना लो।
और 26 में से 6 गया तो 20% बचता है। और बस अभी आपको ना 20% निकालना है कुल छात्रों का, यानी कि 13,000 का। और जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 2600। इन दोनों मतलब फील्ड्स में जो छात्रों का अंतर है वो 2600 रहा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, और ये एवरेज से आप कह सकते हो ए बी सी और डी, यहाँ पर 4 धनात्मक संख्याएं है यानी पॉजिटिव नंबर्स है। और इनमें से ए बी सी का जो एवरेज है देखो वो 7 है। 3 नंबर्स है ए बी सी और इनका एवरेज 7 है। तो अगर मैं आपसे योग पूछूं तो आप बोलोगे 7 या 21। एवरेज की मल्टीप्लाई नंबर ऑफ टर्म्स में करनी है, तो ए प्लस बी प्लस सी 21 है। उसी तरीके से बी सी और डी का औसत 10 है। तो योग आप समझ रहे हो 10 गुणा 3 यानी कि 30 होगा। अब आगे बढ़ने से पहले देखो आप एक चीज़ ऑब्ज़र्व करो, ये जो 21 योग है ना ए बी सी का है, और 30 जो योग है वो बी सी और डी का है। और बी और सी देखो दोनों तरफ है, तो इसका मतलब है ये जो अंतर बन रहा है ना ये ए और डी की वजह से बना होगा। कितना अंतर बन रहा है 9। और इनमें से बड़ा डी रहेगा क्योंकि डी के रहते योग बड़ा है। तो आप लिखोगे डी माइनस ए बराबर होना चाहिए 9 के। अभी आप आगे पढ़ोगे तो आपको पता रखा है ए की वैल्यू 4 है, तो डी बराबर 9 प्लस 4 यानी कि 13 हो गया। तो डी की वैल्यू देखो आपको मिल चुकी है। आगे आपको सी की वैल्यू बता रखी है 10 है। अब वापस यहाँ आ जाते हैं, ए बी सी जैसे कि 21 था, तो ए की वैल्यू देखो 4 है, सी की वैल्यू 10 है, तो इसका मतलब हुआ ए और सी मिलाकर 14 हुए। तो बी की वैल्यू 21 माइनस 14 यानी कि 7 हुई। तो बी की वैल्यू आपको मिल रही है 7। और आपसे बी और डी का योग पूछा जा रहा है। जब आप दोनों को जोड़ोगे 13 और 7 को तो आंसर आपको मिलेगा 20। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, और हमेशा मतलब ऐसा क्वेश्चन रहता है एस सी एफ एल सी एम से। कहता है कि दो संख्याओं का योग 69 है, मतलब उनको दोनों संख्याओं को जोड़ने पर 69 बनना चाहिए। दोनों संख्याओं का एच सी एफ आपको बता रखा है 3 है, और दोनों संख्याओं का एल सी एम भी आपको बता रखा है 378 है। दोनों संख्याओं के बीच का अंतर आपको पता करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो बड़े ध्यान से आपको समझना है। एच सी एफ जैसे कि आपको 3 दे रखा है, तो एच सी एफ का काम होगा सिर्फ और सिर्फ नंबर्स को बनाना। तो एक नंबर आप 3 से कटने वाला 3A मान लो, और दूसरा नंबर आप मान लो 3B। ये दो नंबर्स यहाँ आपको लेट करने हैं, और अब एच सी एफ का काम ख़त्म हो गया। उसका काम था सिर्फ नंबर्स बनाना। एच सी एफ के अलावा आपको क्या क्या गिवन है, एक तो एल सी एम। इन्हीं नंबर्स का अब आप एल सी एम लो। तो एल सी एम देखो जो 3 है वो दोनों के साथ है, एक बार ही लिखना है इनटू में ए बी। जबकि ये एल सी एम आपको 378 दे रखा है, तो यहाँ से आपको ए बी की वैल्यू मिलेगी 378/3 यानी कि 126। उसी तरीके से देखो आपको योग भी दे रखा है 69। तो जब आप इन्हीं दोनों नंबर्स को जोड़ोगे तो आप समझ पा रहे हो 3 को तो कॉमन ही ले सकते हो, और ऐसे आप लिख सकते हो इक्वल्स टू में 69। तो यहाँ से देखो ए प्लस बी बराबर होगा 69/3 यानी कि 23 के। अब आपको देखो दो ऐसे नंबर सोचने हैं जिनको आप मल्टीप्लाई करो तो 126 बना सको, और उनको जोड़ो तो 23 बना सको। और ऐसे नंबर होते हैं देखो 14 और 9। 14 गुना 9 126, 14 प्लस 9 23। तो ए को आप 14 मान सकते हो और बी को 9। अब एक नंबर तो बन गया देखो 3 गुना 14, और दूसरा नंबर जो बना वो है 3 गुना 9। अब आपको इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर निकालना है, तो आप कर क्या सकते हो, 3 को तो ले लो कॉमन, और ब्रैकेट में बचेगा 14 माइनस 9 यानी कि 5। तो 3 गुना 5 15, इन दोनों संख्याओं का रहेगा अंतर। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 10 पार्टनरशिप से है। कहता है एक्स वाई और जेड लिख लेते हैं। यहाँ पर 3 लोग हैं, 3 पार्टनर्स है एक्स वाई और जेड। तो इन्होंने देखो इस अनुपात में निवेश किया था 2:3:8। हालांकि क्या हुआ, 6 महीने के बाद एक्स ने अपनी मूल राशि का आधा निवेश किया था। कहने का मतलब है एक्स ने ये 2 तो निवेश किया 6 महीने के लिए, और अगले 6 महीने के लिए क्या हुआ कि इसने आधा निवेश किया। आधा निवेश का मतलब है 2 तो निवेश हो ही रखा है, और 2 का आधा एक और निवेश किया।
यानी कि 3 इसका पैसा चलेगा अगले 6 महीने। उसी तरीके से वाई ने समान राशि का निवेश किया था, मतलब ये 3 रुपये तो चले उसके 6 महीने, और उसके बाद ना उतना ही और निवेश कर दिया, यानी 3 और निवेश कर दिया। तो अब 6 इसका पैसा चलेगा लास्ट के 6 महीने। जेड ने क्या किया, अपनी मूल निवेश का 3/4 हिस्सा वापस लिया। इसका मतलब ये है कि 8 का 3/4, आप समझ पा रहे हो, 6 होता है। तो 6 तो देखो इसने ले लिया वापस, तो बचा 2। तो 8 इसकी इन्वेस्टमेंट 6 महीने चली, और फिर अगले 6 महीने इसकी इन्वेस्टमेंट चली 2। अब आपसे पूछा जा रहा है उनको वर्ष के अंत में किस अनुपात में लाभ मिलेगा। तो जिस अनुपात में उन्होंने पैसा निवेश किया उसी अनुपात में लाभ आपको बांटना है। आप टोटल इन्वेस्टमेंट चेक करो इनकी, जैसे कि भाई 12 और 18, आप समझ रहे हो 30 हुआ। अब यहाँ देखो 18 और 36 यानी कि 54 रुपये, और यहाँ आपको मिल रहा है 48 और 12 60। बाकी इन नंबर्स को आप और छोटा जब करोगे, रेशियो बनाओगे, तो आपको मिल जाएगा। देखो 6 से 5 बारी कटा, 6 से ये नंबर 9 बारी कटा, और 6 से ये नंबर 10 बारी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 11। अब ये जो क्वेश्चन है ये कंपाउंड इंटरेस्ट से है। आपको बता रखा है कि कोई धनराशि प्रत्येक वर्ष इस दर से, चक्रवृद्धि ब्याज दर से 3 वर्षों में ना इतने रुपए हो जाती है, मतलब ये अमाउंट है, मिश्र धन है। प्रिंसिपल आप बिल्कुल आराम से निकाल सकते हो इतनी बात को पढ़ने से, और उसी प्रिंसिपल पर आपको 3 वर्षों के लिए 8% की दर से साधारण ब्याज निकालना है। अब देखो 12.5% की जो फ्रैक्शन होती है वो आपको पक्का याद होगी, 1/8, और 1/8 का मतलब है 8 पर 1 ब्याज मिलेगा तो पैसा 9 हो जाएगा। और सीआई में जैसे कि पहले भी मैंने आपको उस क्वेश्चन सॉल्व कराते हुए समझाया है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हर साल सेम चल रहा है तो रेशियो भी सेम बनेगा। 3 वर्षों तक हमने चलना है, तो आप पावर 3 लगा दो। 8 की पावर 3 आप समझते हो 512, और 9 की पावर 3 होती है 729। अब ये जो अमाउंट आपने 729 यूनिट बनाया है ये आपको गिवन है 10935। बाकी जब आप एक की वैल्यू निकालोगे, मतलब 10935 को जब आप 729 से डिवाइड करोगे तो आपको एक यूनिट की जो वैल्यू मिलेगी वो 15 मिल जाएगी। तो प्रिंसिपल भी ना 512 नहीं होगा, बल्कि 512 का 15 गुना होगा, और आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है इसको मल्टीप्लाई करने की। प्रिंसिपल अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ तो आप बोलोगे 512 गुना 15। अब ये प्रिंसिपल है, और इसी प्रिंसिपल पर देखो 8% की दर से आपको बस 3 साल का साधारण ब्याज निकालना है। आप ऐसे निकाल सकते हो, और जो भी कैलकुलेट करके आएगा तो बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 12 है, और टाइम एंड वर्क से है ये। कहता है सुधीर ने अपनी कार्यालय परियोजना 30 दिन में पूरी की। कहने का मतलब है कि सुधीर किसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। अब कविता जो है वो सुधीर से 20% अधिक कुशल है। इसका मतलब है 20% ज़्यादा काम करती है, उसकी ज़्यादा क्षमता है, एफिशिएंसी, यानी कि कार्य क्षमता का यहाँ पर एक अनुपात बनेगा। 20% की फ्रैक्शन आप समझते हो 1/5 होती है। नीचे वाला नंबर हमेशा बताता है जिससे तुलना हो रही है। तुलना सुधीर से हो रही है तो आप मानोगे सुधीर की क्षमता 5 है, और 5 का ही 20% ऊपर वाला नंबर होता है 1, यानी एक क्षमता ज़्यादा है कविता की, तो 6 होगी। और क्षमताएं दोनों की आ चुकी है। इसके बाद आप टोटल वर्क बना लो। जैसे कि आपको पता है टोटल वर्क का मतलब होता है क्षमता गुना में समय। समय आपको दे रखा है देखो 30 दिन, और 30 दिन किसने काम किया था, सुधीर, तो आप क्षमता चलाओगे सुधीर की जो कि 5 है। अब ये टोटल वर्क है 5 गुना 30, जिसको आप 150 भी लिख सकते हो, और यही काम हमें करवाना है देखो कविता से, जिसकी क्षमता है 6। तो कविता इस काम को करने में लेगी 25 दिन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखो कितना आसान क्वेश्चन है। इकाई अंक आपने ज़रूर पढ़ रखा होगा। जैसे मान लो मुझे इसका इकाई अंक निकालना है, तो आप इकाई इकाई अंक को मल्टीप्लाई करो। 8 गुना 4 32 का 2 होता है, और 2 गुना 6 12, 12 का भी आपको 2 ही लेना, इकाई अंक 2 है, और 2 गुना 9 18, 18 का इकाई अंक 8। तो इकाई अंक 8 बनना चाहिए, जिसको आपको जनरल फॉर्म में दे रखा है कि ये बराबर है n-4 के।
तो यहाँ से आपको n की वैल्यू मिल रही है, देखो -4 को आप इधर भेजोगे तो ऐड होकर 12 हो गया, और यहाँ आपको n की वैल्यू पुट करनी है। तो 5 गुना 12 हुआ 60 + 4, यानी आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा 64। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 फिर से देखो आपको मिल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट से, और कहता है कि एक धनराशि पर प्रतिवर्ष 20% की दर से, मतलब दर वर्ष के लिए अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि होते चक्रवृद्धि ब्याज 1050 रुपये है, मूलधन ज्ञात करें। सिंपल भाषा में देखो क्या मतलब है इसका, कि यहाँ पर एक तो अर्धवार्षिक है। अर्धवार्षिक में आप समझते हो कि जो हमें ब्याज देना होता है साल में 2 बारी देना होता है, तो इसलिए ये तो 20% पूरे साल की दर है। 2 बारी में आप दोगे तो 10-10% करके दोगे, मतलब रेट हो जाती है आधी। और टाइम 1 वर्ष है, और 1 वर्ष में 2 हाफ ईयरली आते हैं, तो यानी 2 बारी ब्याज देना है, टाइम हो जाता है डबल। ऊपर भी मैंने देखो डिस्कस किया था कि हम रेशियो मेथड ले सकते हैं। 10% की फ्रैक्शन 1/10 होती है, और 1/10 का मतलब है कि कोई भी पैसा 10 से 11 हो गया। ये प्रिंसिपल और ये अमाउंट का रेशियो बन रहा है, और 2 बारी आपने इसी रेट से ब्याज दिया, पावर 2 लगाओगे, तो कहने का मतलब है कोई भी 100 रुपये 121 बन जाएंगे, और इनके बीच का जो अंतर है यही ब्याज होता है, यानी 21 रुपये हमें ब्याज मिलेगा। 21 की वैल्यू आपको गिवन है, देखो 1050। तो 1050 को जब आप डिवाइड करोगे 21 से, तो आपको 1 यूनिट की वैल्यू 50 मिल जाएगी, और प्रिंसिपल आपको देखो निकालना है 100 यूनिट है, तो 100 यूनिट की वैल्यू होगी 100 गुना 50, यानी कि 5000 रुपये यहाँ पर प्रिंसिपल है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 जो है डीआई का है, और आपको यहाँ पर एक चार्ट दिखा रखा है, और बता रखा है कि कितने लड़के और कितनी लड़कियाँ, मतलब किस शहर में है, और ये सभी स्टूडेंट्स हैं। सवाल बड़ा आसान सा आपसे पूछा है, कहते हैं दिल्ली और चंडीगढ़ के छात्रों की संख्या का अनुपात निकालना है। अब दिल्ली में देखो 30 तो है लड़कियां और 20 है लड़के, हालांकि दोनों को जोड़ने पर बनते हैं छात्र, तो दिल्ली में है 50 छात्र। उसी तरीके से चंडीगढ़ में है 75 छात्र, और 50 और 75 का रेशियो आप समझ रहे हो बनता है 2:3, तो सवाल का आंसर रहेगा 2:3। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 16 मेंसुरेशन से है, 2D से। कहता है वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि, मतलब 4.2 और 3.5 त्रिज्या के दो वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। कहने का मतलब क्या है, देखो एक तो है ये बड़ा सर्कल, और दो है देखो ऐसे सर्कल्स। तो मान लो इसकी त्रिज्या 4.2 है, इसकी 3.5 है, दोनों की परिधि आपको निकालनी है। परिधि आप समझते हो 2πr होता है, और इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तब जाकर बराबर होगा ये इस बड़े वृत्त की परिधि के बराबर, और आपको त्रिज्या निकालनी है इस बड़े वाले वृत्त की। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया। मान लेते हैं कि भाई जो बड़ा वृत्त है इसकी परिधि आर है, मतलब सॉरी इसकी त्रिज्या आर है, तो आप समझ रहे हो इसकी परिधि बनेगी 2πr इस तरीके से। और अभी दो छोटे छोटे जो ये सर्कल्स है इनकी परिधियों का भी योग करना है। रेडियस आपको दे रखी है, आप क्या कर सकते हो, देखो 2π को कॉमन ले सकते हो, और ब्रैकेट में r + r बचा, दोनों को आप जोड़ोगे तो 7.7 बन रहे हैं। और बड़े ध्यान से देखो, अब 2π से 2π ख़त्म, और r बराबर 7.7, यही हमसे पूछा था, तो आंसर रहेगा 7.7। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 17 है, फिर से डीआई का क्वेश्चन है, और यहाँ आपको 2016 से लेके 2019 तक टोटल ABC 3 उत्पाद आपको बता रखे कंपनी XYZ के। सवाल पूछा जा रहा है कि 4 वर्षों की अवधि में जो उत्पाद A है इसकी औसत संख्या आपको पता करनी है। उत्पाद A का मतलब ब्लू वाले, तो ब्लू वाले सभी नंबर्स को देखो आपको जोड़ना है, और डिवाइडेड बाय 4, ऐसे एवरेज निकल जाएगा। अब जोड़ना शुरू करते हैं। देखो अब ऊपर ऊपर का जोड़ लो, 500 500 1000 और 600 1600 और 400 2000। फिर ऊपर का जोड़ते हैं, देखो 2080 और 20, यानी कि 2105 और 2130 और 50, 2180 टोटल बन रहा है ये। और 4 से आप इसको जब डिवाइड करोगे तो 5 बारी कटा 20, 4 बारी 16 और 5, तो 545 औसत आना चाहिए। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 18,
कहता है कि 220 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 11 सेकंड में संगमील पार करती है। संगमील का मतलब देखो माइलस्टोन होगा यहाँ पर। और माइलस्टोन आप समझ रहे हो, एक छोटा ऑब्जेक्ट होता है जिसको पार करने के लिए ट्रेन को सिर्फ अपनी लंबाई जितना चलना होता है। उसके बाद कहता है कि फिर विपरीत दिशा से एक ट्रेन भी आ रही थी और उस ट्रेन को 15 सेकंड में पार कर लिया इस ट्रेन ने। तो दूसरी रेलगाड़ी की आपको स्पीड बतानी है। हालांकि क्वेश्चन में देखो एक गलती है यहाँ पर बताना चाहिए था उसको कि दूसरी रेलगाड़ी जो है ना, इसकी लंबाई दुगनी है। मतलब इसकी जो लंबाई है वो पहली वाली ट्रेन से डबल है। तो आप इसको करेक्शन को ठीक कर लेना। डबल लंबाई आपको लेनी है दूसरी ट्रेन की। अब देखो सबसे पहले क्या करना है, 220 मीटर लंबी जो ट्रेन है ये 11 सेकंड में पार करती है माइलस्टोन, छोटा ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब है स्पीड इसकी 20 रही होगी भाई, डिस्टेंस इसने चला होगा खुद लंबाई जितना अपनी, और टाइम है 11 सेकंड। तो डिस्टेंस बाय टाइम होता है स्पीड, तो इसकी स्पीड आ गई 20 मीटर पर सेकंड। अब ये ट्रेन देखो आगे चलती रही तो एक दूसरी ट्रेन जो कि विपरीत की ओर से आ रही है, इस ट्रेन को पार करा है 15 सेकंड में। और इस ट्रेन की लंबाई देखो 220 है, और जैसे कि हमने करेक्शन कर लिया था, सामने से जो ट्रेन आ रही है दुगनी लंबाई की यानी 440। टोटल यहाँ चलना होगा 660 मीटर, आमने सामने हो या सेम डायरेक्शन में हो, लेकिन दोनों ट्रेन की जो लंबाई होती है वो ऐड होती है। और कितने टाइम में पार किया है, 15 सेकंड में। आप इसको 15 से डिवाइड करोगे ना, स्पीड आ जाएगी दोनों ट्रेनों की मिलाकर, क्योंकि आमने सामने आप समझते हो स्पीड से ऐड होती है। सॉल्व करने पर देखो 15 से आप 4 बारी काटोगे 60 और फिर 4 बारी काटोगे, तो दोनों ट्रेनों की स्पीड मिलाकर 44 है, जिसमें से इस ट्रेन की स्पीड 20 है। तो विपरीत से जो आ रही है ना, उस ट्रेन की स्पीड 44 माइनस 20 यानी कि 24 मीटर प्रति सेकंड रहेगी। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 19। कहता है कि एक बेईमान दूध वाला दूध को पानी डाल के पतला करता है और फिर पतला दूध उस मूल्य पर बेचता है जो उसे उस मूल्य से 25% अधिक है जिस पर उसने दूध खरीदा था। देखो कहने का क्या मतलब है, 25% की सबसे पहले आप फ्रैक्शन बनाओ। तो आप बोलोगे 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4। तो इसका मतलब है कि भाई अगर 4 रुपये में उसको कोई दूध पड़ रहा था पानी मिलाने के बाद, तो उसने रेट सेट किया 5 रुपये, यानी कि ये रहेगा सेलिंग प्राइस। इस 4 रुपये में देखो मैं आपको बता देता हूँ, हमने माना ये है कि 1 लीटर, जिसको आप 1000 मिलीलीटर कह सकते हो, ये तो प्योर मिल्क है, प्लस इसमें कुछ है पानी, मतलब पानी मिलाने के बाद। अब इसके बाद आगे अगर आप पढ़ते हो तो कहता है कि यदि वह इस प्रकार 75% का लाभ अर्जित करता है। कहने का मतलब है कि ये जो सेलिंग प्राइस है ना 5 रुपये, इसमें 75% का उसको प्रॉफिट भी हुआ है। अब 5 में तो देखो 75% का प्रॉफिट दिखाना मुश्किल है। अब आप एक काम क्या करो कि 75% प्रॉफिट को अलग से दिखाओ, जिसकी फ्रैक्शन देखो 75% की 3/4 होती है। तो आप इसको लिखोगे कि भाई 4 रुपये वाला सामान 3 रुपये प्रॉफिट लेने के बाद साथ में बेचा होगा। अब सेलिंग प्राइस देखो दोनों एक ही है, आप इनको सेम बनाओ। सेम बनाने के लिए ऊपर आपको 7 से और नीचे 5 से मल्टीप्लाई करनी होगी। ऊपर भी आप 7 से और इंटू 5 नीचे करोगे तो आपको देखो यहाँ पर 28 रुपये मिल रहे हैं और इधर मिल रहे हैं आपको 20 रुपये। और ये जो नीचे 20 है ना, ये असल में मिक्सचर का सीपी है, और वो भी पूरा 1 लीटर। 1 लीटर का मतलब 1000 मिलीलीटर ये मिक्सचर है। अब आपको मिक्सचर की देखो कीमत पता चल रही है 1 लीटर की, यानी कि 1000 मिलीलीटर की 20 रुपये। और बस आपको ये पता करना है कि भाई इस 28 में टोटल कितना मिलीलीटर मिक्सचर रहा होगा। देखो वही हमसे पूछा जा रहा है कि प्रति लीटर दूध में कितना ml पानी मिलाता है। तो मतलब यहाँ से खुलासा तब होगा जब आप पता कर लो कि इस 28 रुपये में टोटल कितनी क्वांटिटी है। मान लो अगर 1500 आती है तो 1500 में से 1000 तो भाई प्योर मिल्क था, तो आप बोलोगे वाटर 500 होगा। तो कैसे इसका पता चलेगा, देखो मैं इसको सबको हटा देता हूँ। और यहाँ से मेन बात ये थी कि 20 रुपये में
मिक्सचर यहाँ उसको पड़ रहा था 1 लीटर, जिसको आप 1000 मिलीलीटर लिख सकते हो। और अगर मैं पूछूँ 1 रुपये में कितना मिक्सचर बनेगा, तो आप बोलोगे 1000/20। और हमें पता करना है देखो 28 रुपये में, तो आप 28 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 1400, कि यानी कि पानी मिलाने के बाद ना 1400 ml बन गया था, जिसमें 1000 तो प्योर मिल्क था। तो ऊपर का जो 400 है ना, यही 400 पानी मिलाया गया होगा। इसके बाद देखो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। और यहाँ एक बड़ी सी लैंग्वेज आपको नज़र आ रही है, देखते हैं क्या कहते हैं। कहते हैं 3 बर्तन हैं A, B और C, जिनमें दूध और पानी का अनुपात इतना इतना है। बर्तन B के मिश्रण को, जितना भी मतलब B में मिश्रण है, वो सारा का सारा मिला दिया आपने A में। तो A में मिलाने के बाद देखो एक नया रेशियो तैयार हो जाता है दूध और पानी का, 1:2। अब आगे कहते हैं कि भाई बर्तन A से 60% तो मिश्रण निकाल लिया गया, और बचा फिर 40% होगा, और उसी 40% मिश्रण को C के मिश्रण के साथ मिला दिया, और अंत में जो दूध और पानी का अनुपात हो जाता है वो 3:4 हो जाता है। आपको बताना है वाई का मान क्या है, जबकि आपको देखो बी का आयतन बता दिया 20 लीटर है, और सी का भी आयतन बता दिया, यानी कि 7 + वाई। अब ये सवाल देखो आसान हो चुका है। सबसे पहले बात करते हैं ए और बी के रेस्पेक्ट में। अब बी देखो आपको नज़र आ रहा होगा 1:3, और 1:3 में आपको ना 20 लीटर बनाना है। तो 1 और 3 आप समझ रहे हो, 4 यूनिट, 4 की वैल्यू 20, एक की वैल्यू 5। और जब 5 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको देखो यहाँ से मिलेगा क्या, कि मिश्रण बी में, मतलब बर्तन बी में 5 और 15 इतना मिल्क और इतना वाटर रहेगा। और जैसे कि ये आपको मिलाना है बर्तन ए के साथ, तो बर्तन ए देखो 3:5 में आपको दिखा रहा है मिल्क और वाटर। मैं इसको देखो ऐसे लिख सकता हूँ कि इसमें मिल्क 3x है और वाटर है इसमें 5x। अब मिल्क तो देखो मिल्क के साथ ही मतलब ऐड होगा 5, और नीचे जो वाटर हो गया वो 15 और ऐड हो गया। अब जाकर मिल्क और वाटर का रेशियो हो गया 1/2, यानी कि 1:2। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आपको मिलेगा 6x + 10 = 5x + 15। और 5x को आप यहाँ लेकर आओगे, बचा x, और 10 को आप वहाँ भेजोगे, यानी कि 5। तो x की वैल्यू देखो आपको 5 मिल गई। 5 का मतलब है ये जो 3x और 5x माना था, तो ये 15 और 25 हो गया, यानी कि बर्तन ए का भी खुलासा हो गया। इसमें मिल्क और वाटर जो है वो शुरुआत में इतना इतना था, और इतना इतना हमने ऐड कर दिया। कहने का मतलब है 40 और 20, 60 लीटर मिश्रण बन चुका है। और 60 लीटर का ही 60% आपने निकालना भी है, तो 40% बचा। तो यहाँ देखो साइड में लिख देते हैं जगह, कि ये जो 60 है ना टोटल, इसका 40% बचा है, और 60 का 40% जो होगा वो 24 होगा। और 24 में कितना मिल्क होगा, कितना वाटर होगा, आपको बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1:2 रेशियो हो जाता है। तो 1:2 में जब आप 24 को बांटोगे तो मिल्क रहेगा 8 और वाटर रहेगा 16। तो उम्मीद है देखो यहाँ तक आपको बातें समझ में आई होगी। मैंने बहुत आराम आराम से आपको चीज़ें समझाई है। अब आगे देखो चलते हैं। जैसे कि मिश्रण 40% मिश्रण जो बचा था, उसमें मिल्क और वाटर 8 और 16 था। और अभी आपको क्या करना है देखो, बर्तन सी इसमें मिलाना है। और बर्तन सी को आप बिल्कुल भी 7:y मत समझना। 7:y का मतलब क्या होता है कि 7 + 5 यूनिट्स। और असल में भी बर्तन सी की जो कुल क्षमता है वो 7 + 5 है, मतलब 7 + y है। तो इस रेशियो को बिल्कुल आप हटा दो। इसका मतलब है कि बर्तन सी में जो मिल्क है वो 7 लीटर ही है, 7 किलो। और वाटर कितना है, वाई। तो मिलाने के बाद आप समझ रहे हो कि जो मिल्क हो चुका होगा वो तो हो जाएगा देखो 15, और जो वाटर है वो हो जाएगा 16 + वाई। और ये रेशियो क्या है, 3:4। तो मतलब 3 की वैल्यू 15 है, एक की वैल्यू 5 हुई। तो उसी तरीके से जो यहाँ 4 है, इस 4 की वैल्यू 20 हुई, यानी कि 16 + वाई 20 है। तो आप समझ पा रहे हो वाई की वैल्यू रहेगी 4। 4 इस सवाल का आंसर है। अब जब इसको खुद करोगे बहुत जल्दी हो जाएगा। बाकी यहाँ ये पेपर ख़त्म होता है।
और जल्द किसी नई आंसर की के साथ मिलते हैं। जब तक आप इसको कम्प्लीटली एनालाइज करो। थैंक यू।